Today we will discuss about F block elements. तो हम बेसिकली बोलते हैं कि जो F block elements हैं उनमें दो सीरीज होती हैं, एक 4F सीरीज जिसका पहला मेंबर होता है हमारा सीरियम एंड लास्ट मेंबर होता है हमारा ल्यूटेटियम एंड 5F सीरीज का पहला मेंबर होता है थोरियम एंड लास्ट मेंबर होता है लॉरेंसियम। तो हम लोग 4F सीरीज और 5F सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बोलते हैं जो 4F सीरीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड्स। अब लेंथेनाइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली इनकी जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में वो लेंथेनम के ऊपर होती है, बेसिकली आफ्टर लेंथेनम, तो इसलिए इनका नाम पड़ा है लेंथेनाइड। तो एफ ब्लॉक में हमारा जो एफ होता है उसमें कितने 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 14। तो इसलिए 4F सीरीज में हम बोलेंगे टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 14 एलिमेंट्स। रेयरली मिलते हैं अर्थ में तो हम इन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट या रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो ये समझ आना चाहिए क्योंकि इनका जो अकरेंस है वो बहुत कम होता है अर्थ में। तो एटॉमिक नंबर अगर लेंथेनम की बात करें तो 57 होता है, तो ये स्टार्ट होते हैं 58 से 71 तक 14 एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स आफ्टर लेंथेनम La सिंबल होता है 57 से, तो बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल देम लेंथेनाइड। So in periodic table 4F series placed above lanthanum। तो बेसिकली इतना आइडिया होना चाहिए हमारी लेंथेनाइड सीरीज है। सेकेंड होती है जो 5F सीरीज जिसको हम एक्टिनाइड बोलते हैं, सेम है वैसे ही जैसे लेंथेनम के ऊपर थी, ये एक्टिनियम के ऊपर होती है। तो हम बोलते हैं एक्टिनियम 89, तो स्टार्ट फ्रॉम 90 थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक, अगेन 14 एलिमेंट्स, क्योंकि 5F है तो F ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होते हैं। हाँ, ट्रांस यूरेनियम हम बोलते हैं जो यूरेनियम के बाद के हैं, वो सब आर्टिफिशियल हैं, लैब में बनाए गए हैं, तो वी ऑल्सो कॉल देम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। तो आफ्टर यूरेनियम, तो ये चीज भी हमें दिमाग में रखनी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आफ्टर यूरेनियम, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद लेंथेनाइड। तो इस वीडियो में हम लोग लेंथेनाइड के बारे में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्टिनाइड्स कवर करेंगे। तो लेंथेनाइड्स की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं सीरियम है Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yv और Lu, ल्यूटेटियम। तो इसको याद करने का तरीका है यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, लेकिन कुछ लोगों को अगर टफ लगता है, सिंपल वे में नहीं याद कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी लोग याद करते हैं। तो बेसिकली सीरियम से सीमा, Pr से पर, Nd से ना दो, Pm समान, यूं गद्दार तबाही दोबारा होगी और तुम्हें यहाँ वहाँ लूटेंगे। तो इम्पोर्टेंट है कुछ एलिमेंट्स मेनली जिनमें हमारा ल्यूटेटियम तो लास्ट मेंबर है, अटर्बियम इज इम्पोर्टेंट जिसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, यूरोपियम के बारे में बात करेंगे हम लोग, और सीरियम फर्स्ट मेंबर है, तो वो भी हमारे दिमाग में रहेगा थोड़ा सा। कुछ और भी डिस्कशन करेंगे लेकिन एटलीस्ट ये हमें पता होने चाहिए 63, 58, 70 और 71। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम बोलते हैं 6s की एनर्जी कम होती है, देन हमारा अगर हम बात करें तो उसके बाद 4F आना चाहिए और फिर उसके बाद हमारा 5D आना चाहिए। लेकिन हम बोलते हैं कि 5D खाली पड़ा हुआ है तो 4F में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डालना उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम बोलते हैं इसीलिए पहला जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन 5D1 में जाता है एंड देन वो ब्रिजिंग का काम करता है, तो फिर F में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होना स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम लेंथेनम की बात करें तो पहला देखो D में गया, इसलिए D ब्लॉक मेंबर है, F में अभी 0 है। सीरियम में
F1 फिर F2 ऐसे इस तरीके से 14 होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर हम बात करें सीरियम की, तो हम बोलते हैं कि जो D1 वाला एक बार इलेक्ट्रॉन s में चला गया तो D वाला खाली हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है हमें दिमाग में। तो ये सब देखो, सब में खाली हो रहा है, सब में। तो लेकिन GD में नहीं हो रहा है ऐसा। क्यों GD में ऐसा नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां पे हाफ फिल्ड हो गया। तो ये अगर भूल भी जाओ तो याद रखने वाली जरूरत नहीं है कि जीरो है। तो याद रखना क्या है हमें, कि जो GD है उसमें D1 है। फिर अगला TB में देखो, फिर वही कहानी, क्या होना चाहिए था, D1 8 होना चाहिए था, लेकिन फिर से वही जीरो हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड लास्ट में अगेन सेम चीज, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, D1 होगा। तो मतलब क्या है, हमें क्या याद रखना है, GD और LU, इनमें D1 होता है, बाकी सब में 5D 0 होता है। तो याद करने के लिए इसको अच्छी तरीके से ये दो याद रखने हैं। ये डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब बात करते हैं जो अगला हमारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो इसमें मोस्ट स्टेबल हम बोलते हैं कि +3 होती है। तो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। लेकिन कुछ जगह जहाँ पे F0 हो जाए या F7 हो जाए या F14 हो जाए, मतलब हमारा ये हमारे क्या है, हंट्स रूल के हिसाब से हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड है, तो हम बोलते हैं उस केस में 2 और 4 भी पाई जाती हैं स्टेट्स हमारी ऐसी सिचुएशन में। जैसे एक एग्जांपल दिया है C4+, उसमें F0 होता है तो डेफिनेटली स्टेबल होगा। लेकिन हम बोलते हैं 3+ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसलिए उनके अंदर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्योंकि वो खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सेम वे में अगर हम YB की बात करें 2+, तो F14 है, अगेन स्टेबल है। लेकिन 3+ में अगर हम ले जाएंगे तो ये खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब इसका क्या होगा, रिड्यूसिंग नेचर होगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये दो एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमें पता रहनी चाहिए कि Cerium 4+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, और जो हमारा YB यटरबियम है, दैट इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये यहाँ पे कुछ लिखी हुई है इम्पोर्टेंट, +3 की मेन जो है, LaGD3+LU3+, Cerium 4+, Tb4+, और यूरोपियम में बताया था वहाँ पे S2 है, सब F7 हो गए थे, तो वहाँ पे 2+ है, यहाँ पे F14 है, तो यहाँ पे अगेन S वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2+ है। तो ये हमें ध्यान रखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल हैं कुछ एलिमेंट्स की पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमें रहना चाहिए, क्योंकि इस F ब्लॉक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है, या सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, आयनाइजेशन एनर्जी। हम बोलते हैं जनरली लो रहती है क्योंकि साइज बड़ा होता है। ऑलमोस्ट इक्वल टू सेकेंड पीरियड एलिमेंट, उसमें भी Ca2+ के अराउंड रहती है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी। बाकी हमें पता है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में तो पता है पहला इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा, तो कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। थर्ड सबसे ज्यादा, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो 3 होगी, IE3, वो ज्यादा होगी। फिर सेकेंड एंड फिर फर्स्ट, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, IE3, IE2 एंड IE1। अलोंग द पीरियड अगर बात करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी हमारी, इंक्रीज करेगी। अब इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे एक्सेप्शनल हमारे केसेस रहेंगे। मैंने बताया था यूरोपियम ध्यान रखना है, यटरबियम ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना। थर्ड वाले में क्या हो गया, F7, और इसमें थर्ड वाला अगर निकालने की बात करेंगे तो F14 से निकालना पड़ेगा। तो हाफ फील्ड से और कंप्लीटली फील्ड से निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी वहां पे। तो हम बोलते हैं इसीलिए यूरोपियम की एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी GD से ज्यादा होती है। सिमिलर वे में यटरबियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ड्यूटेरियम से ज्यादा होगी।
अगली हमारी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली मेटल्स होती हैं तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है। 3 इलेक्ट्रॉन्स, डेफिनेटली मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और मेटालिक बॉन्डिंग तो फोर्सेस तोड़ने के लिए जो भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन रहेगा, सेम वही अटर्बियम और यूरोपियम वाला, क्योंकि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट उनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी। क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है हमारी वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है जो भी हमारे मेटल हमें देता है। तो यहाँ से समझ आना चाहिए 3 के केस में ज्यादा होगी, 2 के केस में कम होगी, इसलिए वो उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। सेम जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है डेंसिटी। मोस्टली हाई रहेगी क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो डेंस होंगे, एक्सेप्ट अगेन द सेम थिंग यूरोपियम एंड अटर्बियम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, हम बोलते हैं मेटालिक करेक्टर है, मेटल्स होती हैं तो एल्कली मैटर और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के क्लोज होती है। मतलब हम बोलते हैं 1 से 1.5 के बीच में मूव करती है, इसीलिए इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है स्टेटमेंट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक। तो ये कुछ लिखे हैं तुम्हारे पास एग्जांपल्स जो स्टेबल वाले हैं, La3+, Lu3+, Ce4+, और Yv2+। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं इसलिए डायमैग्नेटिक हैं। बाकी सभी पैरामैग्नेटिक होंगे क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, एज सच हमें नहीं लगता कि ये आईआईटी में इस तरीके का पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों से डिसाइड होता है। मे बी हम मास्टर्स वगैरह में उसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, अभी जरूरत नहीं है उसकी। अब तुम कह सकते हो कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तो डी ब्लॉक में क्यों नहीं करते कंसीडर। तो हम बोलते हैं डी ब्लॉक में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 अपन करते हैं, क्योंकि उसकी पुअर शील्डिंग होती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता है। बट इन केस ऑफ अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इनसाइड होते हैं, 4f में जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो प्रॉपर शील्डेड होते हैं, इसलिए वो कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट करता है मैग्नेटिक मोमेंट में। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन कभी पूछा जा सकता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, वहां पे दोनों स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। उसकी बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, पता होने चाहिए। ये अगर बाई चांस कभी पूछा जाए कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, तो इनमें से कोई 3 में से कोई दिखे तो टिक कर देना। रीजन होगा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, dy3+, tb3+, और ho3+, इनमें हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो कि शायद हम √NN+2 जो हमारा बेसिक म्यू का फॉर्मूला होता है, जो हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पढ़ते हैं, बोहर मैग्नेट्रॉन, हम बोलते हैं शायद हम इससे कैलकुलेट न कर पाए। लेकिन हमें याद रखना है dy3+, tb3+, और ho3+ का हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होता है ड्यू टू ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। अगली प्रॉपर्टी है कलर एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि F0 और F14 तो कलरलेस होंगे क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन F7 भी कलरलेस होता है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वहां पे जो एनर्जी है एब्जॉर्ब होती है वो विजुअल रीजन में नहीं है। तो F0 F14 तो ठीक है, पता है हमें, लेकिन F7 भी कलरलेस हैं, और मेनली जो कलर होते हैं वो होते हैं ड्यू टू FF ट्रांजिशन, लेकिन जरूरी नहीं केवल FF हो। और 2 फिनोमिना होते हैं, FD और
चार्ज, जो अभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी समझ आना चाहिए F0, F14, F7 कलरलेस। और एक इंटरेस्टिंग चीज होती है कि NF और 14 माइनस NF का आयंस के सेम कलर होते हैं। मतलब NF मतलब अगर F में 2 इलेक्ट्रॉन है या 12 इलेक्ट्रॉन है 14 माइनस 2, तो हम बोलेंगे जो कलर होगा वो सेम होगा। एग्जाम्पल देखो तुम्हारे पास दिया है, Pr3 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Tm3 प्लस में 12 होते हैं, दोनों ही ग्रीन है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो ज्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली हम कुछ कलर से काम चला सकते हैं। वैसे कलर पूछेगा नहीं, फिनोमिना पता होना चाहिए, ड्यू टू एफ ट्रांजिशन होता है या कौन कौन से कलरलेस है। लेकिन फिर भी ये पता होना चाहिए कि NF और 14 माइनस NF आयंस का कलर सेम होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, F0, F14 और F7 के अलावा हम बोलते हैं F1 और F13 के लिए भी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कम होती है बेसिकली विजुअल से, तो हम बोलते हैं वो भी कलरलेस में आते हैं, क्योंकि हमें तो विजुअली दिखती है, उसके ऊपर हो अल्ट्रावायलेट हो या इंफ्रारेड हो, दोनों केस में हमें हमारे लिए वो कलरलेस होगा। तो ये भी समझ आना चाहिए। तो देखा जाए तो F2, F2 बचा, F3 बचा, F4 बचा, F5 बचा, F6 बचा, ये बचे। और उसके अलावा हमारा क्या बचा, F8, F9, F10, F11 और F12। तो इनके कलर्ड होंगे, वो भी मैच करेंगे। F2 वाला 12 से मैच करेगा, 3 वाला 11 से मैच करेगा, 4 वाला 10 से मैच करेगा, 5 वाला 9 से मैच करेगा और 6 वाले का 8 से मैच करेगा। तो समझ आना चाहिए भी इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा हमारे लिए। अब कलर मेनली तो बताया, एफ ट्रांजिशन होता है वहां पे, तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो डिफरेंस है DD ट्रांजिशन और एफ में, विजुअल रीजन में तो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन बैंड, लेकिन वो शार्प लाइन होती है। लेकिन DD ट्रांजिशन में बात करें तो ब्रॉड लाइन होती है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा होता है, तो उसमें एफ में शार्प लाइन है और DD में ब्रॉड लाइन है। FD भी होता है, क्योंकि d ऑर्बिटल भी हमें पता है बाहर 4f के बाद 5d होता है, तो हम बोलते हैं वहां पे FD ट्रांजिशन भी ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंटेंस होता है और अल्ट्रावायलेट रीजन में चला जाता है। उसके देखो दो एग्जाम्पल हमारे पास हैं, CE3 प्लस और TB3 प्लस। उनका जो एब्जॉर्प्शन हमारा बैंड होता है वो भी ब्रॉड होता है, सेम लाइक DD ट्रांजिशन। तो याद रखने के लिए याद रखो, DD ब्रॉड है तो FD ब्रॉड है और FF वाला शार्प लाइन है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज होती है, कई बार क्या होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। अब ये दो एज ए एक्सेप्शन याद रखो कि हम बोलते हैं कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कलर्ड है, तो हम बोलते हैं एक और फिनोमिना चलता है हमारा, वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के हिसाब से। जैसे तुम्हें याद होगा MnO4 माइनस हमारा कैसा होता है, कलर्ड है। क्यों कलर्ड है बेसिकली, क्योंकि Mn में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं +7 में, तो हम बोलते हैं ऑक्सीजन वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं वहां पे, और वो एक्साइटेड और डी एक्साइट मतलब एक्साइट और डी एक्साइट करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे याद रखना है Cerium 4 प्लस, और हमारा जो एलिमेंट है हमारा वो क्या है, Sn2 प्लस, वो हमारा ब्लड रेड की तरह होता है। तो एक बार एलिमेंट्स देखते हैं ऊपर चल के, Sm होना चाहिए, Sm2 प्लस, Sn नहीं होगा, Sn14 होता है। तो ये चीज हम यहाँ पे करेक्ट करते हैं, तो इट विल बी Sm2 प्लस। तो ये याद रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा जब कभी आएगा। तो ये बेसिकली हमारा लेंथेनाइड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो इसका होगा उसमें हम लोग एक्टिनाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।